दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मच गो ऑन। आज सीजन 2 में हमारे विजय दीक्षित जी हैं, जो वरिष्ठ रंगकर्मी, निर्देशक और निर्माता भी रहे हैं, और इनका मैंने पहले भी इंटरव्यू लिया था। अब मैं इनका सीजन 2 में ले रहा हूं इंटरव्यू, ताकि हम चाहते हैं रंगमंच के विषय में कुछ जानना चाहते हैं। उस समय तो खाली इनका परिचय था, अब ये रंगमंच के बारे में कुछ बताएंगे हमें और दर्शकों को भी और नए कलाकारों को भी। रंगमंच की क्या स्थिति है दीक्षित जी, थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे? श्री बरुआ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हजारों लाखों धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो आज के इतने गिरते हुए सिमटते हुए हिंदी रंगमंच के दौर में जो आपने काम किया है वो काबिले तारीफ तो है ही, लेकिन एक ऐतिहासिक काम आप प्रस्तुत कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। इसके लिए हम सभी जो ईमानदार रंगकर्मी आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बाकी जैसा कि आपने जानना चाहा कि रंगमंच की स्थिति, तो जग जाहिर है, लेकिन सबसे दुखदायी स्थिति तो ये है कि स्थितियां तो हर चीज़ की आती हैं, अलग अलग कारण होते हैं, आर्थिक भी, सामयिक भी, और अब तो फिर इस समय तो इधर 6 महीने से लॉकडाउन बहुत ही पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति आई है। ये तो खैर चले गए, आता रहता 150 साल में एक भी। खैर इससे भी सभी हम मिलजुल के निपट ही रहे हैं, काफ़ी कुछ मिसाल हमारी दुनिया में कायम हुई है। अब सवाल ये है कि रंगमंच जो हमारी संस्कृति का एक अहम क्या, एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रंगमंच। यानी वैसे तो कला, साहित्य, तमाम सृजनात्मक कलाएं जितनी भी हैं वो सब बहुत ही महत्व रखती हैं, लेकिन रंगमंच उन सारी कलाओं का, उस समस्त जितनी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं उन सब का जनक है, उन सब का प्रतिनिधि है, क्योंकि इसमें सारी कलाएं इस्तेमाल भी होती हैं और निहित हैं, वो सब रंगमंच में समाहित हैं। इसलिए आज इसके सारी कलाओं की स्थिति कमोवेश वैसी ही है, फिल्म कला को छोड़ के, लेकिन वो भी इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में है। यहाँ तक कि छोटे पर्दे भी समा गई कोरोना की वजह से। तब तो और उसमें पता नहीं क्या ये ऐसा क्या कानून है कि उसमें सेंसर नहीं है। ये क्या है, ऐसा क्या है, क्या कोई ऐसी क्या मजबूरी है जो सेंसर नहीं है? जबकि वो घर घर में फिल्म तो हम जाते देखने, हमारी इच्छा, हम अपने बच्चों को नहीं दिखाएंगे, नहीं ले जाएंगे, या हाल में देख लिया जाए, उसको घुसने दिया जाए। पहले होता भी था बालिग लोग ही घुसते, जबकि उसमें सेंसर है, उसमें सेंसर है जो मतलब ऐच्छिक है। और ये तो जबरदस्ती, कोई घर में नहीं, हमारा बच्चा देख रहा है या हम देख रहे हैं, पीछे से बच्चा है, बीवी है, कोई भी बहन बेटी, कोई भी, हम तो कहते हैं हम ही देख रहे हैं तो हम भी तो खराब होंगे। हम क्या जरूरी है कि हमारा रोकथाम नहीं हो सकती क्या? मतलब जो क्यों नहीं हो सकती, लेकिन पता नहीं क्यों उदासीन है बहुत सी चीजों में। रंगमंच में कोई कुछ है ही नहीं, जबकि सरकार की हम जितनी तारीफ की जाए, मौजूदा सरकार जो हमारे जो बहुतायत जिसका बहुमत है पूरे इंडिया में समझ लीजिए, सेंट्रल में तो है ही, उसकी तो जितनी तारीफ पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, हम क्या उसमें अच्छे काम ही कर रही। पिछली और सरकारों के भी अच्छे काम थे, लेकिन पिछली और सरकारों के अच्छे काम थे उसमें भी लगाते, लेकिन इसके अच्छे ही काम है सब।
इसलिए इसकी तारीफ और हम ही नहीं सभी कर रहे हैं, विपक्षी भी, चूंकि अब चुनाव में सत्ता को हथियाना चाहते हैं इसलिए विपक्षी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी दबी जुबान से अगर आप समाज में देखें उतर के, खाली प्रचार न देखें, प्रचार तो हर जो टूथपेस्ट है उसको अच्छा ही बताते हैं, कोई भी बिकने वाली चीज सब अच्छा बताते हैं, कोई किसी में दूसरे नंबर पर नहीं बताता, दी बेस्ट सभी कहते हैं। इसलिए चुनाव के टाइम की बात अलग है, लेकिन समाज में आप उठते बैठते देखिए सब उसके असर दिखाई दे रहे हैं। खैर ये तो कुछ ज्यादा ही तारीफ हो गई, लोग ये समझेंगे कि मैं पक्ष ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, कोई चुनाव चल नहीं रहे। हम ये देख रहे हैं कि हाँ, लेकिन ये देखिए इतनी तारीफ के बाद ये सरकार भी पिछले सरकार के मुकाबले में, जिसने बहुत समय तक सत्ता में राज किया, संस्कृति, कला और साहित्य के प्रति उदासीन है। बस इस बात का हमें कोई मलाल नहीं, हमें दुख है इस बात का। इस बात में हमें रोना आता कि इतनी अच्छी सरकार सारे क्षेत्र में सही कर रही है, इसने हम लोगों की जान बचाई कोरोना काल में, हमारे समाज की, हमारे हिंदुस्तान की और छोटे मोटे देशों की भी। लेकिन वो इधर जरा ढीली है, इधर ध्यान नहीं दे पा रही। कारण क्या है? और हमें उम्मीद है लेकिन कि हमारे प्रदेश के जो प्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस पर, क्योंकि और फिल्म कला पर उन्होंने इधर ध्यान दिया, लेकिन रंगमंच जिसमें कैमरा लगने हुआ वो फिल्म कला हो गई। फिल्म कला तो इसके मतलब देखिए वो जो रंगमंच में जो चल रहा है और जो ये वेब सीरीज आई है, उससे नाटक का स्तर क्या बढ़ेगा कि गिरेगा, इस विषय में क्या कहेंगे आप? नाटक का स्तर तो लोग चाहेंगे अरे इसमें भी कुछ नहीं, नाटक का स्तर जो रंगमंच, जो मतलब उदासीनता है, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, अधिकारीगण हैं, हमारी सरकार है, हमारे समाज में जो स्तंभ कहे जाते हैं, हमारे जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये जिम्मेदार ज्यादा है। क्योंकि उनकी जिम्मेदारी कि हम पहले इस पर देखें जो समाज को खराब भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। तुलसीदास ने रामायण लिखी इसलिए थी क्योंकि समाज बहुत खराब हो चुका था उस समय, इतना बिगड़ गया समाज कि काम धाम भी, सारे बुरे काम सब हो रहे थे। इस पर वो इतने हर्ट हो गए, इतना उन्हें मतलब रंज हुआ कि उनकी पत्नी ने उन्हें धिक्कारा कि हाँ कि ऐसा मतलब रात दिन तो इसी में लगी हुई, साधारण जो एक जानवर एक कीड़ा भी करता रहता है, तो उन्हें बात लग गई। इतना टाइम अगर तुम राम की आराधना में लगा देते तो स्वर्ग मिल जाता, जीवन सार्थक होता। तो उन्हें बात लगी और उन्होंने रचना की रामायण नहीं, रामायण तो पहले ही लिखी हुई वाल्मीकि, उन्होंने रामचरितमानस यानी इसका नाट्य रूपांतर किया ताकि मंच पर वो प्रस्तुत भी उन्होंने किया। वो डायरेक्टर भी थे, मेकअप मैन भी थे, क्योंकि देखने वाली चीज को दृश्य कला का असर ज्यादा होता समाज पे, सीधे हृदय पे लगता है। ऐसा लगता है राम जीवित उठे, हमसे कह रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम उससे बहुत ज्यादा, पढ़े हो या न पढ़े हो तो भी उससे ज्यादा सीखते हो। ये तो आज ये आवश्यकता है कि इतनी महत्वपूर्ण कला को, एक गिरते हुए समाज को अगर उठाना है तो सबसे तो पहले ये उन जो नाटक के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में जो विलेन है, जो खलनायक हैं, इसमें घुसाए, उनकी तारीफ हो रही, ये तारीफ करना बंद करें, उन्हें माने ही न कलाकार। और इसके लिए हमें वो प्रतियोगिता प्रस्तुत करें और जो ईमानदारी से कर रहे हैं तभी तो पता लगेगा कि ये कर रहे हैं रंगमंच, ये कुछ और कर रहे हैं, इसका सहारा लेके और पूजे जा रहे हैं, मतलब उनकी सराहना हो रही है। ये बड़े दुख की बात है, इसमें गुस्से की बात है, हमारे ही लोग इसलिए दुख की बात बता रहे हैं। हमारे घर का एक अगर सदस्य कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे आने वाली पीढ़ियां खराब हो जाएं तो दुखी हो, उसको क्या करेंगे? सजा तो दे नहीं सकते, सजा देने के अधिकारी सजा मतलब प्रोत्साहन तो नहीं देंगे, लेकिन हम नहीं देंगे, एक को नहीं देंगे तो हमारी लेकिन जो मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, मान्यता प्राप्त, वो ऐसा करें। पहले होता था ऐसा, अब इस मामले में देखिए आप कहेंगे उस सरकार तारीफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। उस समय ऐसा था, परिस्थितियां उसको हो सकता है बहुत बिगड़े हुए समाज को
पहले रोटी चूंकि कही गई है, इसलिए सरकार को ज़्यादा इसकी मतलब क्या कहते हैं आलोचना हम नहीं करेंगे, एक राय दे रहे हैं कि ऐसे इस क्षेत्र में होगा तो बाकी जो समस्याएं हैं रोजगार की, रोटी वो भी हल होंगी, क्योंकि ये तो समस्याओं को क्या, ये जीवनदायी कला है और समाज में अगर शायद कला नहीं तो सब कुछ बेकार है, चाहे ना आप शिक्षित हो चरित्र। तो जी, तो कानपुर का रंगमंच इस समय क्या स्थिति? कानपुर का आप देखिए रंगमंच 1 नंबर पर था पूरे हिंदुस्तान में, हिंदी रंगमंच। तो इसीलिए आज गिरावट में भी 1 नंबर पे, ये देखिए। इसका कारण क्या है? महंगाई है या थिएटर का? कोई महंगाई नहीं। आज देखिए एक शराब की बोतल गिरी हालत में एक जो बोला, और फिर कलाकार जो समाज में उसका नाम है, वो कम से कम 1000 रुपए से ऊपर की बोतल अपनाएगा और 2 आदमी उसको एक बार में स्वाहा कर देंगे। अब आप महीने जोड़ लिए, इसलिए महंगाई उस पर तो असर नहीं है। जो नितांत ही आवश्यक नहीं वो चीज, रोटी तो आवश्यक है, चाय दूध भी आवश्यक, लेकिन शराब, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह रहे न पियो, लेकिन ये तो न कहो। वो लोग ये कहते हैं कि आज आर्थिक तंगी है। मैं उस बात की, शराब कोई बुरी चीज नहीं है, पीने खाने की चीज है, तभी तो सरकार भी बेच रही है, लाइसेंस है उसका। लेकिन वही बात है कि इसके मुकाबले जो आपका प्रश्न है रंगमंच के बारे में, हाँ, कि रंगमंच से प्रभावित हो रहा है, हाल महंगा, ये महंगा पहले भी था, लेकिन रंगमंच के लिए पहले गवर्नमेंट इसको उन लोगों के लिए बहुत ही, अभी भी राजधानी में लखनऊ में देखिए बहुत सस्ता है, ऐसा लगता है ये जो बहुत चाय है हमने पी में 1 महीने की, उसका पैसे दे रहे हैं, हाल वगैरह और जो इक्विपमेंट वेल इक्विप्ड हाल है, तो उसमें हो रहा है, उसमें कोई ऐसे समस्या नहीं आर्थिक। तो क्या है, मतलब हम लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हैं तो इसी प्रदेश के, इसी देश के, तो हमसे इतने रुपए लिए जा रहे हैं, 50,000 30,000 एक ऑडिटोरियम के, वहाँ 5-7 हज़ार हैं वेल इक्विप्ड, क्योंकि हम 40,000 30,000 का हाल भी लेते हैं तो लाइट के, विंग्स के, सेट के तमाम अलग से देने पड़ते, तो बहुत ज़्यादा महंगा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसमें हम लोगों का कोई महत्व तो नहीं है। जैसे और दुनिया के कार्यक्रम हो रहे हैं, इस टाइप के कार्यक्रम जो कमाऊ हैं और जिसमें कहीं भी कर सकते हो, सस्ते धर्मशाले भी कर सकते हैं, शादी ब्याह कोई समारोह, लेकिन नाटक कर सकते हैं हम लोग उससे रंगमंच, ताकि जिंदा रहे, बनाइए, लेकिन वो तो वेल इक्विप्ड है ना। मगर कुछ लोग दर्शक है, अरे चैम्बर में करते थोड़ा ऐश आराम से बैठते देखते इसी में, नहीं वो कहाँ पे, अरे कहाँ बाल भवन है। नहीं, आपकी बात सही नहीं, दर्शक भी ये बुरा नहीं कह रहा, क्यों, हम टीवी है, फ्रिज है, ये लग्जरी इंग्लिश में कहा जाता, लग्जरी आइटम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लग्जरी का मतलब हमें सुविधा हो, आराम मिले, ताकि हम और काम करें और क्रिएटिव वर्क करें, कमाएं करें। इसी तरह ये है, हाल चाहता आदमी, अब रास्ता चलते आप चलिए ठीक है, नुक्कड़ नाटक कर दिया जरूर है, अच्छी बात है, नुक्कड़ नाटक बुरी चीज नहीं है कभी कभी, लेकिन क्या वो नाटक देखना कोई, हम जा रहे हैं किसी और जरूरी काम से, हॉस्पिटल जा रहे हैं, सब्जी लेने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं, किसी को समय दिया है, तो कैसे वहां देखने लगेंगे, वो महत्वपूर्ण कार्य हमारा मरीज मर जाएगा या घर में कोई नहीं पहुंचे। मगर नाटक तो किसी टाइम फिक्स टाइम पे ही होता है, इसलिए हर जगह तो नहीं कर पाएंगे। अब आप कहे फ्रिज न लीजिए तो रात दिन उसी में उलझोगे, तो हम काम कैसे, जो प्रोग्रेसिव क्रिएटिव काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए लग्जरी, उर्दू में उसे कहते हैं लग्जरी को, शायद ऐशो आराम, ऐश अय्याशी, ऐसा नहीं है, बुरा शब्द नहीं है, लेकिन लोग बुराई के अर्थ में लिया जाता है, अति बुरी है, वो तो हर चीज की अति बुरी है। एक चीज हिंदी में उसको लग्जरी कहीं विलासिता, वो भी बुरा अर्थ लगाया जाता, बुरा नहीं है। चलिए दीक्षित जी, आपकी तो बात समझ में आई। एक प्रश्न हमारा भी यह है, इतने सालों से मैंने भी रंगमंच किया और करते चले आ रहे हैं, जैसे कि संस्थाएं कानपुर में कई थी, लोगों ने कई एक्टर भी बनाए, आपके निर्देशन में, आपने भी निर्देशन में, आपके जिसने काम किया, आपने लोगों का एक्टर तो बनाया ना, कलाकार बनाया, कुछ बाहर काम कर रहे हैं, कुछ अंदर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं,
मगर आप लोगों ने निर्देशक क्यों नहीं बना कि जो आपके जाने के बाद या आपके न रहने के बाद कोई निर्देश का कमांड संभाले? जैसे संस्थाएं आप नहीं है तो संस्था बंद हो, इसका क्या, इसमें क्या कुछ अपनी? नहीं, ये भी देखिए उसी चीज से प्रभावित है। हाँ बताइए ये बात। हाँ एक्चुअली निर्देशक तो एक जमाने से श्रीमान, नहीं तो आप अगर 50 साल तक करते रहेंगे इसके मतलब कि मतलब आप चलेंगे तो कोई निर्देशक बनेगा नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई हमने रोका तो था नहीं। अच्छा तो जैसे आपने कहा बनाए, हाँ तो ये भी मेरा ख्याल है ये बात जरा कुछ क्या कम समझ में आ रही। क्योंकि हमने नाटक जब शुरू किया या आज भी हम नाटक करते हैं 51वें साल में जीवन की मतलब पूरे जो रंगमंच में 73 साल की उम्र में 51 साल इसको दिए रंगमंच में। लेकिन कभी हमने ये थोड़ी सोच के किए कि हमें कलाकार बनाने हैं या निर्देशक बनाने हैं, उसकी कोई क्लास तो ली नहीं हमने कोई स्कूल खोला 1 मिनट। तो हमने तो इसलिए किया कि हमें एक क्रिएटिव वर्क करना है खुद। उसमें अब पहली चीज आती है जड़ में, मूल में है ईमानदारी। तो हमें ईमानदारी से काम करना, वो कोई भी क्षेत्र हो तो हमें इसी तरह नाटक ईमानदारी से करना। अब हमारे साथ सुनिए, चूंकि हमने ये सोच के बीड़ा उठाया और काम किया, तो हमारे साथ सब ईमानदारी तो जुड़ेंगे। जब आप कर रहे वो खुद सीखे, जब आप नए थे तो आपने सिखाया नहीं, सीखा ना, तो आप भी ने जो किसी निर्देशक के अंडर में काम किया तो हम सीखे। उसने हमें इसलिए नहीं बुलाया था कि आओ भैया हम तुम्हें नाटक सिखाएं और फीस हमने दी, नाटक नहीं भी दी तो भी फ्री सिखा रहा, हम चले गए, ऐसा नहीं। तो आप लोगों ने जब संस्था बनाई तो उसमें सुशील कुमार सिंह भी थे, पहले सुशील कुमार सिंह भी थे। हम और सुशील कुमार सिंह मात्र 2 लोग फाउंडर मेंबर हैं प्रतिध्वनि के। तो उन्होंने बनाई, शुरू किया। अब उस समय ये चूंकि 2 लोगों ने संस्था बनाई, ठीक, तो ज्ञानदेव जी से दोनों लोगों ने देखा सुना, या और भी उस समय के बहुत दिग्गज लोग थे, उनसे सीखा कि क्या होता, बाकी अपनी कल्पना। तो अलग जब संस्था बनाई, इसलिए बनाई कि और जो चलती हुई जो बड़ी बड़ी संस्थाएं थी, नाट्य भारती, दर्पण, ज्ञानदेव जी और ये सतमूर्ति जी, तो इनमें कैसे ले रहे थे, उनके अपने ही पूरे थे। इसीलिए और भी संस्थाएं बनती हैं कि एक साथ तो सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। जिनमें लला संस्था बनाई आप लोगों ने नाटक करने के लिए, न कि स्कूल कुछ सिखाने के लिए नहीं, करने के लिए, क्रिएटिव वर्क, तसल्ली के लिए, अपने सुख के लिए। इसी तरह उसमें जैसे हमारे विचार हैं उसी तरह के लोग जुड़ गए कि हम भी करें आपस के। तो फिर सबसे पहले किसने शुरू किया संस्था में निर्देशक का काम? ये सुशील कुमार सिंह, चूंकि उनमें लिखने का भी टैलेंट था, उससे पहले बचपन से ही उनमें लिखने का था, इधर थोड़ी अभिनय में रुचि थी। तो और निर्देश, चूंकि वो कुछ ज्ञानदेव जी के साथ मतलब उनके रिहर्सल में सहायक के रूप में रहे, देखते रहे, इसलिए थोड़ा बहुत उन्हें ज्ञान था। शुरू में थोड़ा ही होता है। तो निर्देशन भी उन्होंने संभाला, उन्होंने अपना ही नाटक, बल्कि 2, 3, 4 नाटक शुरुआत में। बापू की हत्या 1000वीं बार पहला नाटक था। उसके बाद क्या आपने भी निर्देशक में नाटक किया? फिर नहीं, तो उसका कारण ये रहा कि हमारी इच्छा तो नहीं थी, हमारी इच्छा रंगकर्म की थी। कर रहे थे रंगकर्म जो करेगा, या तो सभी कुछ, यहाँ तक कि जो स्कूलों में जो इसके स्कूल हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें पहले साल सब कुछ सिखाया जाता, फिर जिसमें वो कर रहा हो। बात मैं ये कह रहा हूँ, जब आप और सुशील कुमार सिंह करते रहे, उसके बाद सुशील कुमार सिंह NSD चले गए, उनका सिलेक्शन हो, फिर आप निर्देशन करने लगे। तब मजबूरी हो गई। तो जो बाकी आर्टिस्ट थे, हमारी संस्था के मेंबर थे, पदाधिकारी थे, सभी लोग थे, सिंघानिया वगैरह, या डॉक्टर चौरसिया, कई लोग, जितेंद्र मेहता जी, सिद्धेश्वर अवस्थी जी, इनकी ये मांग थी कि इनमें कुछ क्षमताएं हैं। आपने क्षमताएं तो आपको फिर आपने बापू की हत्या 1000वीं बार करी? नहीं, वो तो चूंकि उसके 101 शो हो चुके थे पहले नाटक। उसके बाद क्या आपने भी करा? वो फिर नाटक फंदी शुरुआत की, करीब
1969 बापू शताब्दी वर्ष, जन्म शताब्दी में जी तो शुरू की संस्था। तो और 73 में 4-5 नाटक सुशील कुमार सिंह जी के निर्देशन में और उन्हीं के लिखे हुए नाटक किए। फिर फंदी ये दूसरे लेखक का था। हाँ, वो चले जी तो शंकर। वो निर्देशन किसने किया पहले? वो हम ही ने, वो भी मजबूरी में, हम तो एक्टिंग करने के इच्छुक थे। हाँ। लेकिन हम निर्देशन किसे सौंप दिया जाए, उस जमाने में बहुत कम मिलते थे। एक्टर तो मिल जाते थे, निर्देशक नहीं, और घबराते भी थे निर्देशन देने में। तो बहुत मुश्किल से हम ही करीब 1 महीने में सभी के कहने पर, जबरदस्ती करने पर हमने काफी सोचा विचारा। फिर इससे हमें जो हमारा प्रिय काम था अभिनय, इससे तिलांजलि देना पड़ा, क्योंकि हमने सोचा पहला है और इसमें हम न्याय नहीं कर पाएंगे अगर रोल भी करेंगे। तो रोल नहीं किया। पहली बार एक जो सहायक छोटे रोल करते थे श्री के कुमार जी, उनको मेन रोल फंदी का सौंपा। और वो अभिनय पे करीब 80% अभिनय पर आधारित नाटक था। हाँ। क्योंकि मेन रोल दो ही थे, बाकी एक तो थोड़ी देर के लिए था। सिपाही जो करेंगे। तो इसलिए उसमें जरूरी था कि जो निर्देशन दे रहा हो वो सिर्फ निर्देशन ही थे। तो इस तरह से निर्देशन देना पड़ा। लेकिन जब देना पड़ा तब हमने फिर उसमें करीब उसका 6 महीने रिहर्सल किया, इसीलिए कि पहला काम ऐसा न हो जो काम में सौंपा गया हम उसमें अन्याय न कर बैठे। इसलिए तो ऐसे ही दूसरे लोग भी क्यों नहीं करते कि हम नहीं रहेंगे, चलो तुम निर्देशन। आज तो ये बरुआ जी आज ये हर क्षेत्र में है और इन क्षेत्रों में ज्यादा है। ये देखने में ऐसा लगता है कोई फिल्म के आए, कोई नाटक में किसी को अभिनय करते देखें, निर्देशन करते हुए देखें तो ऐसा लगता है अरे तो बहुत मामूली काम है। जबकि हम समझते दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन काम जो और दुनिया काम है यही है, निर्देशन भी और एक्टिंग भी, जिसको लोग नितांत सरल समझते हैं। और यही भूल है, इसीलिए इसमें 99% असफल जाता है। भले वो समझते हैं तो समझने से क्या होता है, उसकी जो कसौटी है वो दुर्भाग्य है कि कसौटियाँ है ही नहीं, प्रतियोगिता होती ही नहीं। सारी चीज़ों में नंबर मिलते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, दौड़ें होती हैं, इम्तहान होते हैं, इसमें नहीं है। होते थे पहले, लेकिन उन्हीं नकारा लोगों ने, जो कमज़ोर लोगों ने, जो डरते थे प्रतियोगिता में या जो अपने आप को स्वघोषित स्वयंभू जो कलाकार थे, उन्होंने इस पर इंटरेस्ट ले लिया और उन्होंने इसको गलत बताया कि प्रतियोगिताओं में पक्षपात होगा, ये तर्क रखा। और मजबूरी में, पता नहीं किस मजबूरी में, मानना पड़ा जो संस्थाएं हैं कि कंपटीशन बंद हो गए। पहले सरकारी स्तर पर भी होते थे, वो बंद हुए, फिर प्राइवेट बेचारे क्या करें। तो अब देखते हैं कि जो रंगमंच है और आज कलाकार लोग भी हैं, हम ये देखते हैं लोग थिएटर में जुड़ते नहीं और फिल्म में बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और वहाँ समय दे देते हैं, थिएटर में समय नहीं देते। तो उन बच्चों को कुछ आप कहेंगे इस विषय में? एक्चुअली जो यहाँ रंगमंच करना भी चाहते हैं, वो रंगमंच जो यहाँ करते भी हैं, 1, 2, 3, 4 नाटक किया तो उसका उद्देश्य ये नहीं रहता हम कि अभी हम सीखें कुछ, पता नहीं कहाँ पेट से सीख के आए हैं या आसमान से, ये भी नहीं बता पाएंगे। इसका मतलब वो गलत कर रहे हैं। गलत का मतलब एक किसी अन्य उद्देश्य से कर रहे हैं, साधारणतया इसको ले रहे हैं। और जो इतना कठिन दुनिया में जिसमें करोड़ों रुपया लोग अर्जित कर रहे हैं, कमा रहे हैं, जो फिल्में हैं, बस ये देख के जैसे हम किसी डॉक्टर को, किसी व्यापारी को, किसी कारखाने चलाने वाले को देखें और सिर्फ ये देखें, अंबानी को ये देखें हम कि ये इनके पास 2-2 करोड़ 6-6 करोड़ की कारें हैं, बंगले हैं, बिल्डिंगें हैं, लेकिन ये न देखें कि कैसे हैं ये यहाँ तक पहुँचे, कैसे, क्या किया, क्या करते हैं, क्या सीख के ये आए। बस सिर्फ ये देख लें कि इस काम में हम हो गए, हम डॉक्टर हो गए, क्योंकि एक डॉक्टर फीस लेता है लाखों करोड़ों रुपया उसके पास है। ये न देखें हम डॉक्टर बना कैसे। और बताइए कोई मिल वाला, कोई कारखाने वाला, कोई अस्पताल वाला ऐसे ही कहो हम
डॉक्टर आपको ऐसे बना लेगा, दोस्त हैं आप, लड़के हैं आप उसके, वैसे हत्या करवा देगा लोगों की। गलत है। फिर सीख क्या है, सर्टिफिकेट देखे गए भाई, तब भी अजमाएगा, अगर वो ठीक नहीं कर रहे सर्टिफिकेट के बाद भी रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यहाँ सब चल रहा है, यहाँ रंगमंच, क्योंकि इसमें अर्निंग हो न हो, अलग उद्देश्य पूरे हो रहे हैं हमारे जो गंदे। इस धोखे में जब वो पहुंचता है बम्बई, तो आप देख लीजिए वहाँ आत्महत्या कब की उन्होंने ये तक नहीं पता लगता। क्योंकि फिर कोई क्यों करोड़ों रुपए की लागत लगा रहा अपनी फिल्म में, ऐसे ही क्यों ले लेगा? पहले पूछेगा कि आया किया, फिर वो एग्जाम लेगा, इंटरव्यू जिसे कहते हैं, जो सभी प्रतियोगी सभी साधारण चीजों में इंटरव्यू, एक पल्लेदार को भी दुकान में रखते हो तो इंटरव्यू लो, कहाँ किया, अच्छा चलो करके दिखाओ, तब वो उसको कहेंगे 15 दिन बाद यहाँ तुम्हें हम इतना देंगे 1 महीने के। ये वहाँ हो रहा, वहाँ तो काम ही नहीं देंगे, समझ जाएंगे वो भाई अनुभव है, उन्हें सीखे हुए हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, क्या बेकार कर लें। इसी तरह किसी नर्सिंग होम में तो आज बहुत बुरी स्थिति ये है कि इसमें सब ही अपने को समझ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन ये दुख की बात है, हम कोई उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, न उनकी बुराई कर रहे हैं। नहीं वो बात नहीं आपके पास। ये बहुत दुखदायी विषय है, इसको समझना पड़ेगा। और बड़े पढ़े लिखे, बड़े लायक लोग अपने आप को बता रहे हैं हम तोप हैं, जबकि अगर उनका चरित्र देख लीजिए, उनकी और भी क्रियाकलाप देख लीजिए, या आप खाली वो ही देख लीजिए जो कर रहे हैं अभिनय वगैरह या निर्देशन, तो आपको रोना आ जाएगा। चलिए बहुत आपका समय लिया हमने शो मस्ट गो ऑन में। एक छोटी सी भेंट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। नमस्कार। हम हो न हो गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, रहेंगे यही अब हमेशा, इसके सिवा जाना कहाँ।